हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रहस्यों से भरपूर एक मूवी तुम्बाड़ को, जिसकी कहानी अलग तो है ही, रोमांच से भी भरपूर है। दोस्तों ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी और IMDb की तरफ से इस मूवी को 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो चलिए ऐसी क्या खास है इस मूवी में, इसकी कहानी को जानेंगे। कहानी शुरू होती है 1947 में विनायक राव से, जो अपने बेटे पांडु राव को समृद्धि की देवी के बारे में बता रहा होता है, जिसमें पता चलता है समृद्धि की देवी असीमित सोने और अनाज का प्रतीक है और हमारी पृथ्वी उस देवी की कोख है। माना जाता है जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तो इस देवी ने अपने कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया था और उन्हीं सब देवी देवताओं में सबसे ज्यादा प्यार वो अपनी पहली संतान यानी हस्तर से करती थी। मगर आज किसी भी वेद पुराण में उसका नाम ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हस्तर को देवी का सारा सोना और अनाज पाना था, जिसमें सोना तो उसने मनमानी उठा लिया था, लेकिन जैसे ही वो अनाज की तरफ बढ़ा बाकी के देवी देवताओं ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। देवताओं के लगातार वार करने की वजह से हस्तर तिनकों में बिखरता चला गया, मगर इससे पहले कि वो ब्रह्मांड की धूल में मिलता देवी ने उसे बचा लिया। पर देवी की उसकी जान बचाने की एक शर्त थी, उसे कोई भी नहीं पूजेगा, उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। जिसके बाद तो कई युगों तक हस्तर अपनी माँ के कोख में ही सोता रहा। मगर एक दिन विनायक राव के पूर्वजों ने ही हस्तर को याद किया, साथ ही उसके नाम का मंदिर भी बना दिए। कहते हैं उसी वक्त से देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरस रहा है। वैसे हस्तर को विनायक पूर्वजों ने इसलिए जगाया था क्योंकि हस्तर का श्राप उन लोगों के लिए वरदान था। तो दोस्तों अब ऐसा क्यों था ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी 20 साल पहले की दिखाई जाती है, विनायक राव के तुम्बाड़ गांव से, जहां एक किले में बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। तभी उस किले में एक लेडी आती है जो विनायक राव की ही माँ थी। विनायक की माँ हर दिन किले में जाती और किले के मालिक, जिसे सारे गांव वाले सरकार बोलते थे, उसकी हर तरह से देखभाल करती। इसके बाद वो शाम को घर वापस आ जाती थी। मगर इस दरमियान जब किसी दिन ज्यादा शाम हो जाती तो विनायक की माँ को डर भी लगने लगता था, क्योंकि घर जाकर उसे किसी बुढ़िया के लिए खाना बनाकर खिलाना भी रहता था। अगर खाना नहीं खिलाया गया तो वो जाग भी सकती थी। तभी उसी किले में हस्तर के मंदिर को बने हुए देखते हैं, जिसके पास एक सोने की मुद्रा भी रखी हुई थी, और विनायक की माँ उसी मुद्रा के लिए बूढ़े के पास आती और उसका हर कहना मानती थी। एक दिन विनायक अपने छोटे भाई सदाशिव के साथ जंगल से लकड़ियां काट कर आता है और देखता है उसकी माँ अभी भी घर नहीं आई थी। इसलिए दोनों बाहर ही बैठकर माँ के आने का इंतजार करने लगते हैं। मगर कुछ देर बीतने के बाद दोनों को बुढ़िया की चिंता सताने लगती है कि अगर वो जाग गई तो उसे कौन खाना खिलाएगा। ये सोचकर अब विनायक खुद ही वहीं पर छुपाई हुई चाबी से घर का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और रसोई में जाकर बुढ़िया के लिए खाना भी बनाने लगता है। तभी यहाँ पता चलता है दोनों में से किसी ने भी इससे पहले बुढ़िया को नहीं खाना खिलाया था, नहीं देखा था, इसलिए दोनों को बहुत ही डर भी लग रहा था। खाना बनाने के बाद बुढ़िया को खिलाने की बारी आती है तो विनायक अपने छोटे भाई सदाशिव को ही बुढ़िया तक खाना ले जाने बोलता है, क्योंकि बड़े भाई ने खाना बनाया था तो खिलाने की बारी छोटे भाई की थी। यहाँ पर सदाशिव को कमरे में जाते वक्त बहुत ही डरावनी आवाजें भी सुनाई दे रही थी, पर फिर भी सदाशिव किसी तरह खाना ले जा रहा था। लेकिन इतने में वहां पर विनायक की माँ पहुंच जाती है और सदाशिव से बनाया हुआ खाना लेकर वापस रसोई में चली जाती है। बाद में वो खुद ही अच्छे से खाने को तैयार करके बुढ़िया को देने चली जाती है। बस यहीं पर हमें पहली बार बुढ़िया के पैर को दिखाया जाता है, जो जंजीर में बंधी हुई थी, और विनायक की माँ बुढ़िया के बढ़े हुए नाखून को काट रही थी। अगले सीन में देखते हैं जब विनायक अपनी माँ के साथ था तभी वहां पर
बुढ़िया के रोने की आवाज आने लगती है, जिस कारण माँ और बेटे दोनों ही बहुत ही डर जाते हैं। पर फिर भी विनायक की माँ डरते हुए दरवाजे के पास आती है और बुढ़िया को सो जाने के लिए बोलती है, ये बोलकर कि सो जा, नहीं तो हस्तर आ जाएगा। ये सुनकर तो बुढ़िया भी झट से सो जाती है, क्योंकि हस्तर के नाम से बुढ़िया को बहुत ही डर लगता था। खैर, कुछ दिनों बाद पता चलता है किले का मालिक सरकार, जो विनायक की माँ का एक तरह से पति भी था, वो मर चुका है। इसलिए अब विनायक की माँ पति का दाह संस्कार कर घर वापस आ जाती है। घर आते ही वो डिसाइड करती है सुबह होते ही वे लोग तुम्बाड़ छोड़कर पुणे के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि सरकार के मरने के बाद अब उनका यहाँ कुछ भी नहीं बचा था। ये सुनकर विनायक गांव छोड़ने से मना करने लगता है, क्योंकि सरकार के मरने के बाद किले पर हक विनायक और उसके माँ का ही हो चुका था। साथ ही सुनने में आया था कि किले के अंदर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, तो विनायक उसके बारे में भी जानना चाहता था। इसलिए वो बुढ़िया को उठाकर उसी से खजाने के बारे में पूछने के लिए अपनी माँ को बोलता है। पर इस बात पर माँ गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी सरकार अपनी पूरी जिंदगी खजाने को ढूंढता रहा, पर उसे खजाना नहीं मिला था। लेकिन उस खजाने के बारे में बुढ़िया को जरूर पता थी, क्योंकि वो सरकार की पर नानी थी, जो कई 100 सालों से जिंदा थी। पर विनायक की माँ विनायक की एक नहीं सुनती और पुणे जाने की सोच लेती है। लेकिन उसी दिन शाम में जब दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे, तभी सदाशिव पेड़ से गिर जाता है, जिस कारण उसे बहुत गहरी चोट लग जाती है। जब ये बात विनायक की माँ को पता चलती है, तो वो उसी दिन सदाशिव को इलाज कराने के लिए शहर ले जाने लगती है। मगर चाहते वक्त वो इस बार विनायक को ही रात में बुढ़िया को खाना खिलाने को बोलती है। साथ ही अगर बुढ़िया जाग जाए तो विनायक को मंत्र भी बोलने के लिए सिखाती है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। लेकिन विनायक को अभी तक पता ही नहीं था हस्तर कौन है। खैर, इसके बाद अब विनायक घर आकर जैसे तैसे डरते हुए बुढ़िया के लिए खाना बनाने में लग जाता है। लेकिन उसी वक्त जोर जोर से बुढ़िया रोने लगती है और दरवाजे को पीट पीट कर खाना मांगने लगती है, जिस पर अब विनायक भी डरते हुए बुढ़िया के पास जाकर दरवाजा खोलने लगता है। मगर वो इतना डर जाता है कि वो दरवाजा बिना खोले ही वापस जाने लगता है। विनायक को वापस जाता देख इस बार बुढ़िया विनायक को खजाने के बारे में बताने का लालच देने लगती है और अपने पास बुलाने लगती है। खजाने की बात सुनकर विनायक भी खजाने के बारे में जानने के लिए दरवाजा खोल देता है और अंदर चला जाता है। तो दिखता है बुढ़िया बहुत ही डरावनी दिख रही थी, साथ ही उसके मुंह पर कीले भी मारी हुई थी। लेकिन विनायक इन सब बातों को इग्नोर कर बुढ़िया से ही खजाने के बारे में पूछने लगता है। मगर बुढ़िया पहले विनायक को खाना देने के लिए बोलती है, और अगर विनायक ने खाना नहीं दिया तो वो उसी को खा जाने के लिए धमकी देने लगती है। ये सुनकर तो विनायक बहुत ही डर जाता है और जल्दी जल्दी में वो दरवाजा खुला ही छोड़कर रसोई में जाकर खाना बनाने लगता है। साथ ही वो मंत्र भी याद करने लगता है जो उसकी माँ ने उसे सिखाकर गई थी, पर विनायक मंत्र भूल चुका था। वो मंत्र में कभी हिरन आ जाएगा तो कभी हाथी आ जाएगा बोलता। इतने में क्या दिखते हैं, बुढ़िया भी रसोई में आकर विनायक को जंजीर में बांध देती है और घसीटती हुई अपने कमरे में ले जाती है। बाद में वो विनायक को पकड़कर अपने मुंह में लगे कीले को निकालकर उसी से विनायक को मारने लगती है। पर उसी वक्त बहुत याद करने पर फाइनली विनायक को हस्तर का नाम याद आ जाता है, इसलिए अब वो तुरंत ही मंत्र को बोलकर बुढ़िया को सुला देता है। कुछ देर बाद बाहर से माँ की आवाज आती है। जब विनायक की माँ घर आती है तो विनायक को पता चलता है उसका भाई मर चुका है, इसलिए अब दोनों सदाशिव का भी अंतिम संस्कार कर पुणे जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त फिर से विनायक अपनी माँ को वापस जाने के लिए बोलने लगता है, ये बोलकर कि इस बार वो बुढ़िया का हाथ पैर बांधकर खजाने के बारे में पूछेगा और तब तक खाने के लिए नहीं देगा जब तक वो बता ना दे। मगर विनायक की माँ और भी गुस्सा हो जाती है और विनायक को कसम खाने के लिए बोलती है कि वो तुम्हार वापस कभी नहीं आएगा। तो विनायक भी ना चाहते हुए वादा कर देता है और फिर दोनों वहां से चले जाते हैं।
इसके बाद अब कहानी 15 साल बाद की दिखाई जाती है, जब विनायक विनायक राव बनकर फिर से तुम्बाड़ वापस आता है और सबसे पहले वो अपने पुराने घर वापस जाता है, जो अब जंगल बन चुकी थी। घर आकर विनायक उस कमरे में भी जाता है जहां बुढ़िया रहा करती थी। यहाँ पर वो देखता है पूरे कमरे में पेड़ की जड़ें निकल चुकी थी। कुछ देर बाद विनायक की नजर जंजीर पर भी जाती है, जिससे बुढ़िया बंधी हुई थी। इतने में विनायक क्या देखता है, वो बुढ़िया बिल्कुल कंकाल बन चुकी थी, पर उसकी धड़कन अभी भी चल ही रही थी। इसके बाद विनायक अच्छे से देखता है तो बुढ़िया के ऊपर एक विशाल पेड़ निकल चुका था। वहीं बुढ़िया भी इस बार विनायक को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। बाद में कुछ देर बाद कर विनायक को पता चलता है खजाना किले के अंदर बने कुएं में है। दरअसल सदियों पहले पति के मरने के बाद जब सती बिठाने की प्रथा होती थी, उस वक्त विनायक के पुरखों ने बुढ़िया को सती पर नहीं बिठाया था, क्योंकि वो कुएं में उतरने में सबसे तेज थी। इसलिए विनायक के पुरखों ने बुढ़िया को मारने के बजाय उसे जिंदा छोड़ दिया, जिसके बाद से साल दर साल नई पीढ़ी आती गई और सभी खजाने के लालच में ही बुढ़िया को जीवित छोड़ते चले गए। वहीं बुढ़िया की बात करें तो सैकड़ों साल बिताने के बाद भी वो मर नहीं रही थी, क्योंकि उसे हस्तर का श्राप लग चुका था। यानी कि हस्तर ने बुढ़िया को छू दिया था, जिस कारण वो अमर हो गई थी। वो तभी मरती जब उसे कोई जिंदा जला देता, मगर कोई भी उसे खजाने की लालच में नहीं जला रहा था। खैर, ये बताने के बाद बुढ़िया विनायक को खजाने से दूर ही रहने बोलती है। साथ ही वो विनायक को खुद को जलाकर मुक्ति भी दे देने बोलती है। मगर विनायक भी जलाने के बजाय सबसे पहले किले में जाकर खजाने को ढूंढना शुरू कर देता है। कुछ सालों तक लगातार ढूंढने और कुएं को खोदने के बाद फाइनली उसे वो खजाना भी मिल जाती है, जिसके बाद अब विनायक वापस घर आकर बुढ़िया के कहे अनुसार उसका दाह संस्कार कर देता है। अगले दिन जब विनायक वापस अपने घर पुणे शहर पहुंचता है तो देखता है उसकी बीवी घर में नया काम शुरू कर चुकी थी, आटे बेचने का। क्योंकि विनायक के चले जाने के बाद उसे भूखे रहने की नौबत आ गई थी, इसलिए मजबूरन उसे अपना काम शुरू करना पड़ा था। पर ये देखकर पहले तो विनायक अपनी बीवी पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है, पर बाद में वो मान जाता है। इसके बाद विनायक जाकर सबसे पहले जिससे उसने उधारी लिया था उसे एक सोने की मुद्रा देकर सूद समेत सारे कर्ज वापस लौटा देता है। और फिर तभी से विनायक की जैसे तो दुनिया ही पलट जाती है। वो हर बार तुम्बाड़ वापस जाकर थोड़ा थोड़ा करके सोने की मुद्राएं शहर लाना शुरू कर दिया था और लगातार अमीर बनता चला गया था। लेकिन लगातार इतने सारे सोने की मुद्राएं लाता देख राघव, जो विनायक को कर्ज दिया करता था, वो अब विनायक का कर्जदार हो चुका था। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर विनायक इतनी मुद्राएं ला कहां से रहा है। और यही वजह थी कि एक दिन जब विनायक घर पर नहीं था, तभी राघव विनायक के घर पहुंचकर उसके बीवी से मुद्राओं के बारे में पता करने के लिए चला जाता है कि आखिर विनायक इतनी मुद्राएं कहां से ला रहा है। पर विनायक की बीवी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ देर बाद वहां पर विनायक भी आ जाता है तो राघव देखता है विनायक काफी जख्मी है, इसलिए अब वो विनायक को नई मोटरसाइकिल लेने की सलाह देता है। साथ ही वो विनायक को अपने धंधे में बराबर का भागीदार बना लेने बोलता है, ताकि मुनाफा दुगना हो जाए और जोखिम भी कम हो। मगर विनायक साथ में काम करने से मना कर देता है, ये कहकर कि राघव का एक धंधा पहले से ही बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसे दूसरे धंधे की क्या जरूरत है। ये जवाब सुनकर राघव भी चिंतित होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद देखते ही देखते विनायक कुछ ही दिनों में एक सरकार की जिंदगी जीना शुरू कर देता है। साथ ही साथ बहुत से चीजों का नशा भी करने लगता है। इसी बीच विनायक पिता भी बन चुका था, तो उसके बच्चे की देखभाल के लिए एक काम वाली चाहिए थी। इसलिए अब राघव एक लड़की को लेकर विनायक के पास आता है, जो बच्चे के साथ साथ विनायक का भी पूरा ख्याल रखने वाली थी। खैर, रात में जब विनायक उस लड़की के पास आता है तो वो लड़की विनायक से कुछ ज्यादा पैसे मांगकर उसे बताती है कि राघव ने उसे कहा है कि वो विनायक को 2 दिन तक बाहर नहीं निकलने दे,
और घर में ही रखे। लड़की की बात सुनकर विनायक को थोड़ा चिंता हो जाता है। साथ ही वो समझ भी गया होता है कि राघव ने ऐसा क्यों बोला होगा। तभी हम राघव को भी देखते हैं जो तुम्बाड़ पहुंचा हुआ था उसी किले के पास जहां विनायक आया करता था। राघव यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसने भी बहुत अफवाह सुनी थी तुम्बाड़ के बारे में कि वहाँ बहुत खजाना छुपा हुआ है। साथ ही वो विनायक को भी रोज सोने की मुद्राएं लाता दिखता था। इसलिए अब राघव किले में जाकर खजाने ढूंढना शुरू कर देता है, पर उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन वहां पर राघव की नजर जरूर विनायक पर पड़ जाती है, जो अब वो भी वहां आ चुका था और जानबूझकर राघव का ध्यान अपनी तरफ करता है ताकि दिखा सके वो सोना कहाँ से लाता है। इधर जब राघव विनायक को छुप कर देखता है तो पता चलता है विनायक एक डब्बा लेकर कुएं में जा रहा है और कुछ ही देर इंतजार करने के बाद विनायक बाहर भी आ जाता है, मगर इस बार उसके हाथ में बहुत सारे सोने की मुद्राएं थी। ये देखकर राघव खुश हो जाता है और विनायक के वहां से जाने के बाद वो खुद भी कुएं में जाने लगता है, जहाँ कुएं में ही एक गुफा बनी हुई थी। तो राघव उसी गुफा से होते हुए खजाने के बक्से तक पहुंच जाता है। यहाँ पर बक्से को देखकर बिना कुछ सोचे समझे राघव उसी के अंदर भी चला जाता है और एक अजीब से कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ की दीवारें जिंदा मालूम हो रही थी। ऐसा लग रहा था कोई अंदर में सांस ले रहा है। खैर, वहीं पर राघव की नजर एक डब्बे पर जाती है जिसे विनायक अपने साथ लेकर आया था, पर वो उसे वापस नहीं ले गया था। यह देखकर राघव डरते हुए उस डब्बे को खोलता है तो देखता है उसमें आटे की बनी हुई एक गुड़िया रखी हुई थी जिसे विनायक ने ही बनाया था। तभी क्या देखते हैं, गुड़िया को देखकर वहां कोई आ जाता है और राघव पर ही हमला कर देता है, साथ ही उसे अपने साथ लेकर चला भी जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, यही वो जगह है जिसे देवी का कोख कहा जाता था और जिसने राघव पर हमला किया था वो हस्तर था, जो देवी की कोख में ही सोया रहता था। मगर अनाज की भूख उसे बाहर आने पर मजबूर कर देती है और इसी का फायदा विनायक उठाया करता था। खैर, कुछ देर बाद उस जगह पर विनायक भी आता है तो देखता है हस्तर ने राघव को बड़ी बेरहमी से मार डाला था, पर राघव अभी भी जिंदा था और विनायक को बचा लेने के लिए बोल रहा था। मगर अब चाह कर भी विनायक कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए विनायक उसे हस्तर का नाम लेकर सो जाने बोलता है। इसके बाद वो अपने चारों तरफ आटे से एक दीवार बनाकर खुद भी एक बॉक्स से आटे की गुड़िया निकालता है, जिसे देखकर हस्तर फिर से वहां आने लगता है। मगर इस बार वो आटे की दीवार पार कर विनायक तक नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि जिस अनाज से उसकी भूख मिटती थी वही अनाज उसके लिए श्राप भी था। इसलिए अब विनायक आटे को दिखाकर उसे ललचाना शुरू कर देता है। ये देखकर हस्तर को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो राघव का हाथ तोड़कर उसी से फेंक कर विनायक को मारने की कोशिश करने लगता है, जिससे विनायक बहुत ही डर जाता है और गुड़िया को एक और फेंक देता है। गुड़िया को फेंका हुआ देख जैसे ही हस्तर उसे खाने जाता है, विनायक उसके कमर में बंधे कपड़े को फाड़ देता है, जिसमें से बहुत सारे सोने नीचे गिरने लगते हैं। इसलिए अब विनायक सारे सोने को उठाकर जाने लगता है, मगर जाने से पहले वो राघव को भी जला देता है। इसके बाद विनायक जल्द से उस कमरे से बाहर निकलकर बॉक्स बंद कर देता है, क्योंकि अनाज खत्म होने के बाद वो विनायक के पीछे पड़ गया था। इसके बाद अब कहानी 14 साल बाद की दिखाई जाती है, 1947 में, जब भारत आजाद हुआ था। वहीं विनायक को देखते हैं जो हर वक्त अब नशे में भी रहने लगा था, इसलिए वो काफी कमजोर भी हो चुका था। दूसरी तरफ उसका जो बेटा था वो भी बड़ा हो चुका था, इसलिए अब विनायक अपने बेटे को भी खजाने लूटने की ट्रेनिंग दिलवाने लगता है, ताकि खजाने लूटने का सिलसिला जारी रहे। मगर उसका बेटा पांडुराव एक पैर से लाचार होने की वजह से वो खजाना जल्दी लूट ही नहीं पाता था, जिस कारण विनायक पांडुराव को असली खजाना लूटने के लिए साथ में नहीं ले जाया करता था। लेकिन एक दिन जब उसे लगा पांडुराव तुम्बाड़ जाने के लिए तैयार हो चुका है, तो उस दिन वो पांडुराव को भी अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है।
ये बात सुनकर पहले तो पांडुराव खुश हो जाता है, मगर उसे समझ नहीं आता कि आखिर वहाँ है क्या और उसे वहाँ जाकर क्या करना होगा। खैर, अगले दिन पांडुराव की माँ हमेशा की तरह एक डब्बे में आटा भरकर तैयार कर देती है। साथ ही वो पांडुराव को भी वहां जाने के लिए तैयार करती है। रास्ते में जाते वक्त विनायक बताता है आज वो सिर्फ अभ्यास करने के लिए तुम्बाड़ जाएगा, आज वो कोई खजाना नहीं लूटेगा। इसके बाद विनायक राव तुम्बाड़ पहुंचकर आटे की गुड़िया पांडुराव से ही बनवाता तो जरूर है, पर उसे वहीं पर ही फेंक देता है और दोनों ऐसे ही देवी के कुख में चले जाते हैं। यहाँ की हालत देखकर पांडुराव डरने लगता है। वहीं हमेशा की तरह विनायक आटे की रेखा भी बनाता है, मगर इस बार रेखा बनाकर विनायक ऐसा ही जाने लगता है, क्योंकि आज तो उसने आटे की गुड़िया लाई नहीं थी, तो हस्तर भी आज नहीं आता। ये बात सुनकर पांडुराव बताता है उसने अपने साथ गुड़िया लाया है, और फिर वो गुड़िया निकाल कर दिखाने लगता है। फिर क्या था, आटे की गुड़िया देखकर हस्तर भी वहां पहुंच जाता है। वहीं ये सब देखकर विनायक भी घबरा जाता है और पांडुराव को लेकर घेरे के अंदर चला जाता है। साथ ही उस गुड़िया को भी वहीं फेंककर जल्दी से बाहर निकलने लगता है। मगर पांडुराव जाने से पहले वो हस्तर के कपड़े से कुछ सोने जरूर लूट लेता है और जल्दी से अपने पिता के साथ ही बाहर निकल जाता है। बाहर आकर विनायक पांडुराव पर बहुत ही गुस्सा होने लगता है, क्योंकि आज उसने सिर्फ अभ्यास के लिए पांडुराव को लाया था, मगर पांडुराव की वजह से दोनों आज मरते मरते बचे थे। इसके बाद वो दोनों लुटे हुए मुद्राओं को लेकर वापस घर भी आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद विनायक को पता चलता है आजादी मिलने के बाद भारत सरकार ने तुम्बाड़ गांव को अपने कब्जे में ले ली है, जिस कारण विनायक का किला भी अब उसके हाथ से जाने वाला था। क्योंकि इतने वर्ष बीतने के बावजूद भी विनायक ने उस जगह के पेपर नहीं बनवाए थे, जिस कारण अब किले पर हक भारत सरकार का हो चुका था। ये सुनने के बाद तो विनायक बहुत ही परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब थोड़ी सी मुद्राओं में उसकी जिंदगी कैसे कटेगी। अपने पिता को चिंता में रहते देख एक दिन पांडुराव विनायक को हस्तर का कपड़ा ही चुरा लेने की सलाह देता है, जिसमें बहुत सारी मुद्राएं भरी रहती थी। ये बात सुनकर विनायक भी इस बार वैसा ही करता है। वो इस बार बहुत सारा आटा लेकर तुम्बाड़ जाता है और बहुत सारी आटे की गुड़िया बनाने लगता है, ताकि जब एक गुड़िया खत्म हो तो वो दूसरा हस्तर के सामने फेंक दे, और इस तरह उन्हें हस्तर के कमर से कपड़े चुराने का भी मौका मिल जाएगा। इसके बाद वो दोनों बहुत सारे आटे की गुड़िया बनाकर देवी के कोख में भी पहुंच जाते हैं। मगर जैसे ही विनायक दो गुड़िया हाथ में लेता है, वहां पर हस्तर तो आ जाता है, लेकिन देखते ही देखते वो हस्तर 1 से 2 में बदल जाता है। ये देखकर तो विनायक के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जब 2 गुड़िया दिखते ही वहां पर 2 हस्तर आ गए थे, तो इसका मतलब था वहां जितने गुड़िया दिखाए जाते वहां उतने ही हस्तर पहुंच जाते। होता भी वैसा ही है, वहां पर और भी बहुत सारे हस्तर आने लगते हैं, क्योंकि पांडुराव ने जितने भी गुड़िया अपने साथ लाया था वो बाहर निकाल चुका था। इसके बाद तो दोनों अपने सामने इतने सारे हस्तर देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं। फिर क्या था, अब दोनों एक एक करके सारे गुड़िया को उनकी तरफ फेंकने लगते हैं, मगर इस बार आटे की गुड़ियों की वजह से सारे हस्तर में ही झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से एक हस्तर तो उनके घेरे में भी आकर गिर जाता है, मगर आटे की कवच की वजह से वो मारा जाता है। कुछ देर बाद उस पूरी जगह पर अंधेरा हो जाती है, क्योंकि लैंप की बत्ती भी पूरी तरह से जल चुकी थी। इसलिए अब पांडुराव माचिस जलाकर देखता है तो विनायक सारे आटे की गुड़िया को अपने शरीर में ही बांध रहा था और ऊपर जाने की तैयारी कर रहा था। ये देखकर पांडुराव उसे रोकने की कोशिश करता है, पर विनायक नहीं रुकता। तभी देखते हैं विनायक जैसे ही ऊपर जाता है, बहुत सारे हस्तर उसमें लटक कर साथ में जाने लगते हैं, जिसमें कुछ तो उसी वक्त गिरकर मारे भी जाते हैं, और जो कुछ बच गए थे वो बाहर आकर मारे जाते हैं, क्योंकि विनायक ने बॉक्स के बाहर भी आटे से सुरक्षा कवच बना रखे थे। इसके बाद पांडुराव भी देवी के कोख से बाहर आता है तो दिखता है वहां पर बहुत सारे आटे गिरे हुए थे।
खैर इसके बाद पांडुराव अकेले ही कुएं से बाहर आता है तो देखता है विनायक अब भी जिंदा था। बाद में यहाँ पर विनायक राव पांडुराव को हस्तर के कपड़े को भी देने लगता है, जिसे उसने हस्तर के कमर से निकालने में कामयाब हो गया था। मगर अपने पिता की हालत देखकर पांडुराव बहुत ही रोने लगता है। साथ ही वो हस्तर के कपड़े को लेने से भी मना करने लगता है। इसके बाद पांडुराव अपने पिता को भी हस्तर के बारे में बताकर सुला देता है और उसे जला देता है और फिर पांडुराव खाली हाथ ही किले से बाहर निकल जाता है। साथ ही वो हमेशा हमेशा के लिए किले को भूल भी जाता है। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि और भी आने वाले नए वीडियोस आपसे मिस ना हो। दोस्तों मिलते हैं किसी और नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।